में हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। और राजनीतिक दलों में सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक दल का अर्थ या इसकी परिभाषा, उसके बाद में राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व, और उसके बाद में राजनीतिक दल के कार्य या फिर इनकी राजनीतिक व्यवस्था में या लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है, और उसके बाद में पढ़ेंगे इसका मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब है राजनीतिक दलों के क्या गुण हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या दोष हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक दल की परिभाषा या इसका अर्थ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आप ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक दल की परिभाषा। राजनीतिक दल कम या अधिक संगठित लोगों का समूह होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हैं, शासन शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। तो ये हो गई राजनीतिक दल की परिभाषा। राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल कम या अधिक संगठित होता है। दूसरा, राजनीतिक दल एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। तीसरा, राजनीतिक दल के सदस्य सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हैं या एक जैसे सिद्धांतों का पालन करते हैं और शासन शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके अलावा वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। संवैधानिक साधनों का मतलब होता है शांतिपूर्ण साधन। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब देखते हैं राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व का मतलब है कि ऐसे तत्व जिनके अभाव में किसी दल को राजनीतिक दल नहीं कह सकते हैं, यानी कि राजनीतिक दल होने के लिए उसमें ये सभी तत्व होने आवश्यक हैं। अब देखते हैं कि राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। अनेक विचारकों द्वारा राजनीतिक दल की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनके आधार पर राजनीतिक दलों के निम्नलिखित आवश्यक तत्व बताए जा सकते हैं। पहला तत्व है संगठन। राजनीतिक दल का प्रथम आवश्यक तत्व यह है कि वे संगठित होने चाहिए। जब तक एक ही प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्ति संगठित न हो, तब तक उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दलों की शक्ति उनके संगठन पर निर्भर करती है। तो राजनीतिक दलों का सबसे पहला तत्व कौन सा है? संगठन। तो राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक है कि वह संगठित होना चाहिए। जब तक कोई संगठन संगठित नहीं होगा, तब तक हम उसको राजनीतिक दल नहीं कहेंगे। दूसरा तत्व है सामान्य सिद्धांतों की एकता। राजनीतिक दल के कार्य करने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल के सदस्य किन्हीं सामान्य सिद्धांतों के संबंध में एक ही प्रकार का विचार रखते हों। एकमतता के अभाव में वे परस्पर सहयोग नहीं कर सकते। तो दूसरा तत्व है सामान्य सिद्धांतों की एकता, यानी कि राजनीतिक दल के सदस्य सामान्य सिद्धांतों के प्रति एकमत होने चाहिए, सामान्य सिद्धांतों का पालन करने वाले होने चाहिए, यानी कि उनके विचार एक जैसे होने चाहिए। तीसरा है संवैधानिक साधनों में विश्वास। राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी नीति या विचारों को परिणत करने के लिए संवैधानिक मार्ग का पालन करे, या अपनी नीति और विचारों को लागू करने के लिए संवैधानिक मार्ग का पालन करे। मतदान में उनका आवश्यक रूप से विश्वास होना चाहिए। असंवैधानिक साधनों में विश्वास रखने वाले संगठनों को राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। तो राजनीतिक दल का तीसरा तत्व क्या है? संवैधानिक साधनों में विश्वास करना। और संवैधानिक साधन का मतलब होता है शांतिपूर्ण साधनों में विश्वास करना, यानी कि जनता जिस भी राजनीतिक दल को चुने वही राजनीतिक दल
शासन करे। चौथा तत्व है शासन पर प्रभुत्व की इच्छा या शासन पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा। राजनीतिक दल का एक तत्व यह होता है कि वे शासन पर प्रभुत्व स्थापित कर अपने विचारों व नीतियों को लागू करना चाहते हैं। यदि कोई संगठन शासन के बाहर रहकर कार्य करना चाहता है तो उसे राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। तो राजनीतिक दलों का चौथा तत्व है शासन पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा। पांचवा तत्व है राष्ट्रीय हित। राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वारा किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग के हित को ध्यान में न रखकर संपूर्ण राष्ट्र के लिए हित को ध्यान में रखकर कार्य किया जाए। तो पांचवा तत्व क्या है? राष्ट्रीय हित, यानी कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। तो ये तो हो गए राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व। अब देखते हैं राजनीतिक दलों के कार्य या इनकी भूमिका। भूमिका का मतलब है इनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या भूमिका होती है या क्या रोल होता है। तो राजनीतिक दलों का सबसे पहला कार्य है लोकमत या जनमत का निर्माण करना। वर्तमान समय में राज्य संबंधी विषय बहुत अधिक जटिल और व्यापक होते हैं। साधारण व्यक्ति के लिए इन विषयों को समझ पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझ सके। जब विभिन्न राजनीतिक दल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं तो साधारण जनता इन समस्याओं को समझकर निर्णय कर सकती है और लोकमत का निर्माण हो जाता है। तो राजनीतिक दलों का पहला कार्य क्या है? लोकमत का या जनमत का, यानी कि पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करना। दूसरा है चुनावों का संचालन। राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। चुनाव के समय होने वाला भारी खर्च भी इन राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। यदि राजनीतिक दल न हो तो आज के विशाल लोकतंत्रात्मक राज्यों में निर्वाचन का संचालन लगभग असंभव हो जाएगा। तीसरा कार्य है सरकार का निर्माण करना। चुनावों के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में सरकार का निर्माण और शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के आधार पर ही किया जाता है। राजनीतिक दलों के अभाव में तो व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग का रुख अपनाया जा सकता है, जिसके कारण शासन करना संभव नहीं होगा। यानी कि यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्थापिका में अपने अपने तरीके से कार्य करेगा। किसी भी एक विषय पर व्यवस्थापिका के सदस्य सहमत या एकमत नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि राजनीतिक दल होते हैं तो एक राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं उनके विचार एक जैसे होते हैं, इसलिए वे शासन संबंधी विषयों पर आसानी से सहमत हो जाते हैं और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। चौथा कार्य है शासन सत्ता को मर्यादित करना या शासन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना या शासन सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। शासन व्यवस्था में सत्ता प्राप्त राजनीतिक दल के साथ साथ विरोधी या विपक्षी दल भी पाया जाता है। यदि सत्ता प्राप्त राजनीतिक दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करता है तो विरोधी दल शासन शक्ति को सीमित रखने का प्रयास करता है।
संगठित विरोधी दल के अभाव में शासक दल अधिनायकवादी रुख अपना सकता है, यानी कि शासक दल अपनी मनमर्जी चलाने लग जाएगा, अपनी मर्जी से कोई भी कार्य करने लग जाएगा। तो इसलिए जो विपक्षी दल होता है वह शासन सत्ता को मर्यादित करता है, सत्ता पक्ष की निरंकुशता को रोकता है। पांचवा कार्य है सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। सरकार उसी समय ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है जब शासन के विविध अंग परस्पर सहयोग करें, और यह सहयोग राजनीतिक दलों द्वारा ही संभव होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में तो कानून निर्माण और प्रशासन की शक्ति एक ही राजनीतिक दल के हाथ में होती है, और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा अनुसार कानूनों का निर्माण करवा सकती है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका होती है उसमें एक ही राजनीतिक दल का बहुमत होता है। तो इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अपनी इच्छानुसार कानूनों का निर्माण करवा सकती है, क्योंकि जिस राजनीतिक दल का व्यवस्थापिका में बहुमत होता है उसी राजनीतिक दल की कार्यपालिका होती है या उसी राजनीतिक दल की सरकार होती है। अब राजनीतिक दलों का छठा कार्य है राजनीतिक चेतना का प्रसार। राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। जब राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में निरंतर प्रचार और वाद विवाद करते हैं तो सामान्य जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत होती है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है, इसलिए वे अपनी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार करते हैं। उदासीन मतदाता को भी कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। तो छठा कार्य क्या है? राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, यानी कि राजनीतिक दल वोट प्राप्त करने के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रचारित करते रहते हैं या सार्वजनिक समस्याओं के बारे में अपने विचारों को जनता तक पहुंचाते रहते हैं। तो इससे जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हो जाती है। सातवां कार्य है जनता और शासन के बीच संबंध। लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच संपर्क बनाए रखना है। इस कार्य को करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल ही हैं। जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार करते हैं और विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये तो गए राजनीतिक दलों की भूमिका या राजनीतिक दलों के कार्य। अब देखते हैं राजनीतिक दलों के गुण या दलीय प्रणाली के गुण। तो हमने जो राजनीतिक दलों के कार्य पढ़े हैं या उनकी भूमिका पढ़ी है वे राजनीतिक दलों के महत्व ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ महत्व या कुछ गुण अलग से देख लेते हैं। दलीय व्यवस्था के गुण निम्नलिखित कहे जा सकते हैं। और पहला गुण है मानवीय स्वभाव के अनुकूल। विभिन्न व्यक्तियों के विचारों में भिन्नता पाई जाती है। स्वभाव से ही कुछ लोग उदार विचारों के होते हैं, कुछ अनुदार विचारों के होते हैं और कुछ के स्वभाव में विद्रोह की भावना विद्यमान होती है। विचारों की यह भिन्नता विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा ही प्रकट हो सकती है। इसलिए राजनीतिक दलों को मानवीय प्रकृति के अनुकूल कहा जा सकता है, यानी कि
जिस व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं, जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, उसी के अनुसार वह राजनीतिक दलों में शामिल हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला है या पूंजीवादी विचारों वाला है तो वह दक्षिणपंथी पार्टी में शामिल हो जाता है। दूसरा महत्व है या दूसरा गुण है लोकतंत्र के लिए आवश्यक। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र प्रचलित है। इस प्रकार के शासन में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि शासन कार्य करते हैं। इस प्रकार के सभी कार्य राजनीतिक दल प्रणाली की सहायता से ही संपन्न हो सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा गुण, यानी कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। राजनीतिक दलों के सदस्यों में से ही जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। राजनीतिक दलों का तीसरा गुण है या तीसरा महत्व है शासन को दृढ़ता प्रदान करना। दलीय प्रणाली शासन को शक्ति प्रदान करती है। यदि जनता का प्रत्येक प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से कार्य करे तो न तो सरकार स्थायी होगी और न ही शासन में उत्तरदायित्व का भाव रहेगा। एक राजनीतिक दल के सदस्यों में शासन संबंधी नीति के संबंध में एकता होती है, अतः शासन में दृढ़ता बनी रहती है। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? शासन को दृढ़ता या स्थिरता प्रदान करते हैं। चौथा महत्व है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। राजनीतिक दल जनता को सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। राजनीतिक दलों का उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है, इसलिए वे अपनी विचारधारा का अधिकाधिक प्रचार करते हैं। इस प्रचार और वाद विवाद के परिणाम स्वरूप जनता सार्वजनिक समस्याओं का कुछ ज्ञान तो प्राप्त कर ही लेती है। तो चौथा गुण क्या है? सार्वजनिक शिक्षा का साधन, या इसको राजनीतिक शिक्षा भी बोल सकते हैं। पांचवा गुण है शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण। दलीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुसंख्यक दल द्वारा शासन कार्य और अल्पसंख्यक दल द्वारा शासन के विरोधी दल के रूप में कार्य किया जाता है। तो बहुसंख्यक दल का मतलब होता है बहुमत प्राप्त दल, यानी कि जिसके हाथ में शासन की शक्ति होती है, और अल्पसंख्यक दल का मतलब होता है विपक्षी दल या विरोधी दल। अब आगे देखते हैं। विरोधी दल शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हुए शासन में संतुलन बनाए रखता है। विरोधी दल का अस्तित्व राज्य की विद्रोह से भी रक्षा करता है या जनता के असंतोष से भी रक्षा करता है, क्योंकि यदि जनता में सरकार के विरुद्ध अविश्वास फैल जाता है तो विरोधी दल सरकार बनाने हेतु हमेशा तैयार रहता है। तो इस प्रकार जनता विद्रोह नहीं कर पाती है, क्रांति नहीं कर पाती है, क्योंकि यदि सत्ता पक्ष या सत्ता प्राप्त राजनीतिक दल जनता को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो विपक्षी दल या विरोधी दल हमेशा सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है। तो इस प्रकार जनता का असंतोष भी दूर हो जाता है। छठा महत्व है श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण करना। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण तभी संभव है जब कानूनों के गुणों व दोषों पर उचित तरीके से विचार हो। व्यवस्थापिका में मौजूद विरोधी दल के सदस्य शासक दल द्वारा प्रस्तुत सभी विधेयकों पर चर्चा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार की चर्चा से विधेयकों के सभी दोष सामने आ जाते हैं और श्रेष्ठ कानून का निर्माण संभव हो पाता है। विधेयक होता है
कानून बनाने से पहले जो कानून का कच्चा प्रारूप होता है, जो व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किया जाता है, उसको विधेयक कहा जाता है। अब देखते हैं सातवां गुण। सातवां गुण है राष्ट्रीय एकता का साधन। दल प्रणाली व्यक्तियों को संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठाकर राष्ट्र के कल्याण के संबंध में विचार करने के लिए प्रेरित करती है। बरक ने, पूरा नाम है एडमंड बरक, तो बरक ने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय कहा है। अब राजनीतिक दलों का आठवां गुण है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। राजनीतिक दल अनेक बार सामाजिक सुधार एवं सांस्कृतिक विकास के भी अनेक कार्य करते हैं। जैसे स्वतंत्रता से पहले गांधी जी के नेतृत्व में भारत में कांग्रेस ने हरिजनों की स्थिति को ऊंचा उठाने और मद्यपान का अंत करने का प्रयत्न किया। तो ये तो गए हमारे दलीय प्रणाली के गुण। अब देखते हैं दलीय प्रणाली के दोष। पहला दोष है लोकतंत्र के विकास में बाधक। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित होती है, लेकिन राजनीतिक दल इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत कर लोकतंत्र के विकास में बाधक बन जाते हैं। राजनीतिक दल के सदस्यों को सार्वजनिक क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत विचार को त्याग कर अपने राजनीतिक दल की बातों का समर्थन करना पड़ता है। तो इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतंत्र के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल के सदस्यों को स्वतंत्र रूप से विचार करने और कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। वे राजनीतिक दल के आदेशों के अनुसार ही कार्य करते हैं, यानी कि उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अब दूसरी हानि है या दूसरी समस्या है राष्ट्रीय हितों की हानि। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए संगठित समुदाय कहा जाता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति अनेक बार अपने राजनीतिक दल के इतने अधिक भक्त हो जाते हैं कि वे जाने अनजाने में दल के हितों को राज्य के हितों से ज़्यादा प्राथमिकता दे देते हैं, जिससे राष्ट्रीय हितों को हानि होती है। यानी कि कभी कभार कुछ व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के अंधभक्त बन जाते हैं और राष्ट्रीय हितों की बजाय उस राजनीतिक दल के हितों को प्राथमिकता देते हैं। तीसरा दोष है सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा। शासन कार्य सर्वोच्च कला है और यह कार्य सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, लेकिन दलीय व्यवस्था के कारण देश सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाता है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति न तो गुलामी कर सकते हैं और न ही अपने विचार व कार्य की स्वतंत्रता को छोड़ सकते हैं। इस कारण दलीय राजनीति में उनके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। यानी कि जो राजनीति होती है या जो राजनीतिक दल होते हैं, उनमें योग्य व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। राजनीतिक दलों में केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए स्थान होता है जो दूसरों की गुलामी कर सकते हैं और अपने कार्य करने की स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि योग्य व्यक्ति राजनीतिक दलों में शामिल नहीं होते हैं। चौथा दोष है झूठी राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक शिक्षा का साधन कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक दल जनता को सही राजनीतिक शिक्षा प्रदान न करके झूठे भाषणों द्वारा जनता को धोखे में डालने का प्रयास करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए झूठ को सच और सच को झूठ कहना उनका
परम कर्तव्य हो जाता है। यानी कि जो जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जाती है वह एक प्रकार से झूठी होती है। पांचवी हानि है या पांचवा दोष है नैतिक स्तर में गिरावट। राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य किसी भी प्रकार से शासन शक्ति पर अधिकार स्थापित करना होता है। चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध विषैला प्रचार करते हैं। उम्मीदवारों के व्यक्तिगत जीवन पर आरोप लगाए जाते हैं। इससे जनता के नैतिक स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब छठा दोष है जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन। राजनीतिक दल मतभेदों को दूर करने के स्थान पर प्रोत्साहित करते हैं। व्यवस्थापिका तो विरोधी वर्गों में विभाजित हो ही जाती है, लेकिन दूसरी ओर देश भी ऐसे विरोधी पक्षों में विभाजित हो जाता है जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और लड़ते रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थक होते हैं वे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। सातवां दोष है राजनीति में भ्रष्टाचार। चुनाव में जीत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। यह धन धनी व्यक्तियों से प्राप्त किया जाता है। जब इस राजनीतिक दल को शक्ति प्राप्त होती है तो वह इन धनी व्यक्तियों के हित में कानूनों का निर्माण करता है। यानी कि धनी व्यक्ति चुनाव में जिस राजनीतिक दल को रुपए या धन प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, जब वह राजनीतिक दल सरकार बना लेता है तो फिर वह राजनीतिक दल धनी व्यक्तियों के हितों में ही कानूनों का निर्माण करता है। इस प्रकार इन दलों के कारण राजनीति एक प्रकार का व्यवसाय बन जाती है। अब देखते हैं आठवां दोष। आठवां है समय और धन का अपव्यय। दलीय व्यवस्था के कारण व्यवस्थापिका में विरोधी दल विरोध के लिए विरोध की प्रवृत्ति को अपना लेता है। यानी कि विरोधी पक्ष केवल शासन पक्ष की या सत्ता पक्ष की आलोचना करने के लिए ही आलोचना करता है। उस आलोचना के पीछे कोई विशेष कारण नहीं होता है। इस प्रवृत्ति के कारण समय और धन का अपव्यय होता है। जितनी बड़ी मात्रा में धन राशि का अपव्यय होता है उसे यदि राष्ट्रहित के कार्यों में लगाया जाए तो देश बहुत अधिक उन्नति कर सकता है। और ये हो गए राजनीतिक दलों की हानि या उनके दोष या उनकी समस्याएं या फिर आलोचना। अब थोड़ा सा इसका निष्कर्ष देखते हैं। राजनीतिक दलों के अनेक दोष गिनाए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोष मानवीय दुर्बलताओं के परिणाम हैं। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा मानवीय चरित्र को सुधार कर राजनीतिक दलों के दोषों को बहुत अधिक सीमा तक दूर किया जा सकता है। तो ये हुआ हमारा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज।